मैक्स वेबर ये जर्मन थिंकर होकर गया, इसने पुस्तक लिखी द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये जो सारा पूंजीवादी विचार विकसित हुआ, उसके पीछे प्रोटेस्टेंट एथिक्स कैसे थे, इसका पहला विश्लेषण वेबर करता है। नेक्स्ट, इसके आधार पर इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट की थियरी आई, जिसमें हम आज जी रहे हैं कि कौन डिसाइड करेगा सही है या गलत है? मार्केट डिसाइड करेगा। डिमांड एंड सप्लाई विल डिसाइड आपको पेप्सी पीनी है या नहीं पीनी है, आवश्यक है या नहीं है। जैसे पेप्सी नहीं पी रहे तो मर रहे थे, कोक नहीं पी रहे थे तो कोई स्टंट नहीं कर पाता था। लेकिन अब कंसेप्चुअली आपकी मेंटल स्पेस को उस मार्केट ने ऑक्यूपाई कर लिया है, वो आपके चॉइसेस डिफाइन कर रहा है, आप नहीं अपने चॉइसेस डिफाइन कर रहे। ये भी नैरेटिव है, और इसके आधार पर एंटी भारत नैरेटिव का पूरा खाका गढ़ा गया। पहला, क्रिएटिंग सेंस ऑफ सब्जुगेशन थ्रू सेल्फ ऑब्लिवियन, आत्मविस्मृति। आत्मविस्मृति के आधार पर भारतीय मानस में गुलामी की भावना उत्पन्न करना, यह ब्रिटिश सारे प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य था। क्योंकि हम इनको डायरेक्ट गुलाम नहीं बना सकते, तो पहले हमको इनको इंटेलेक्चुअली गुलाम बनाना पड़ेगा। कॉलोनियल एजुकेशन, लॉज एंड डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री वेर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस सब्जुगेशन। कानून, शिक्षा और इतिहास का विभत्सकरण। एक शब्द आया माइथोलॉजी। रामायण क्या है? माइथोलॉजी है। पुराण क्या है? माइथोलॉजी है। महाभारत क्या है? माइथोलॉजी है। ग्रीक क्या है? माइथोलॉजी है। यही क्यों माइथोलॉजी है? बाकी का माइथोलॉजी क्यों नहीं है? मार्क्स ने जो कहा वो माइथोलॉजी क्यों नहीं है? बाइबल में कहा वो माइथोलॉजी क्यों नहीं है? कभी अपने मन में प्रश्न तो भी आता है क्या? इसका कारण यह है कि यूरोप पहली सेंचुरी से, मतलब जीसस और चर्च आने के बाद की ही कालगणना को मानता है। तो जो वहां से रिकॉर्डेड है वो हिस्ट्री है, उससे पहले की माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी आया कहां से? मिथ से। मिथ्या है, इसलिए वो माइथोलॉजी है। तो रामायण मिथ्या है, ये गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा तो गलत क्या कहा? राम सेतु मिथ्या है, ये गवर्नमेंट ने कोर्ट में कहा तो क्या गलत कहा? क्योंकि वो चश्मा वही है, नेहरूयन सेक्युलरिज्म का चश्मा वही है जो भारत के तथ्यों को यूरोप के चश्मे से देखता है। और इसलिए पहली सेंचुरी के पहले का सारा मिथ लगता है। अब तो राखी गढ़ी का उत्खनन हो गया, 8500 साल तक तो साइंटिस्ट पहुंच गए कि भारत में जीवन था, संस्कृति थी, सभ्यता थी। लेकिन फिर भी वैचारिक जगत में, इंटेलेक्चुअल स्पेस में अभी भी लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं। English educated intellectuals accepted and propagated these as progressive thoughts. संस्कृत डेड लैंग्वेज है, इंग्लिश में बोलना प्रोग्रेसिव है, धोती पहनता है तो रिग्रेसिव है, साड़ी पहनती है तो रिग्रेसिव है, स्कर्ट पहनती है तो प्रोग्रेसिव है। कोई पहनावे पर प्रोग्रेसिव होता है क्या? या थॉट से प्रोग्रेसिव होता है? भाषा पर होता है क्या? जिस भाषा ने आयुर्वेद दिया, जिस भाषा ने पूरा के पूरी संहिताओं को सूत्रबद्ध रखा, वो भाषा रिग्रेसिव हो गई। मतलब मैं विद्यार्थियों को तो हमेशा पूछता हूं कि ये यूरोप वालों ने आधुनिकता, सो कॉल्ड मॉडर्निटी, कौन सा सबसे पहला प्रश्न पूछा था मॉडर्निटी का यूरोप में 15वीं सेंचुरी में? गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, ब्रूनो ने क्या प्रश्न पूछा था? कुछ प्रश्न पूछा था जहां से माना जाता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी, साइंटिफिसिज्म, रैशनैलिटी, मॉडर्निटी शुरू हुई। क्या पूछ रहा था गैलीलियो? पृथ्वी गोल है या सपाट है? पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है या सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है? यह क्रिटिकल क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मॉडर्निटी इन यूरोप।
क्योंकि चर्च बाइबल के आधार पर यह इंटरप्रिट कर रहा था कि पृथ्वी सपाट है और सूर्य जो है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है। गैलीलियो ने उसको चैलेंज किया, फिर ब्रूनो ने उसको चैलेंज किया, कोपरनिकस ने इसको चैलेंज किया। एक को फांसी की सजा हुई, एक को विषप्राशन करना पड़ा, एक को जेल में जाना पड़ा। और वहां से यह प्रोटेस्टेंटनिज्म, चर्च के विरोध में प्रोटेस्ट करने वाले, इसलिए प्रोटेस्टेंटनिज्म वहां से शुरू हुआ कि हम बाइबल को तो मानते हैं, हम जीसस को तो मानते हैं, लेकिन हम चर्च को नहीं मानेंगे। और यह मॉडर्निटी का पहला क्वेश्चन कि जो कोई भी पुस्तकों के आधार पर कुछ भी बता रहा हो, मैं अपने रैशनैलिटी के आधार पर उसको क्वेश्चन करूंगी। महिला दुय्यम है, एडम की पसली से ईव निकली, एडम के एंटरटेनमेंट के लिए ईव निकली। सारा फेमिनिज्म तो यहां से निकला है, वो कोई मनुस्मृति के आधार पर थोड़ी फेमिनिज्म निकला है, वो तो चर्च के इंटरप्रिटेशन के आधार पर निकला। तो पहला क्वेश्चन था पृथ्वी सपाट है या गोल है। अब मुझे ये बताइए, आपने तो जोर से कहा था हिंदी, आप लोगों ने भी ज्योग्राफी पढ़ी है स्कूल में, उस ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। भारत के सारे भाषाओं में पिछले 3000 वर्षों से भूगोल ही है। आर्यभट्ट ने उसको सूत्रबद्ध किया। भूगोल और खगोल ये सारे भारतीय भाषाओं में कॉमन शब्द है, जिसके लिए यूरोप अभी लड़ रहा था 15वीं 16वीं शताब्दी में कि पृथ्वी गोल है या सपाट है। वो हम 3000 वर्षों से मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर डॉक्यूमेंट कर चुके संस्कृत में, वो संस्कृत बैकवर्ड हो गई, इंग्लिश फॉरवर्ड हो गई। तो हमको मॉडर्निटी के बारे में सोचते हुए हमेशा अपने आप को यह प्रश्न करना पड़ेगा कि हमको गैलीलियो की मॉडर्निटी को फॉलो करना है, न्यूटन की मॉडर्निटी को फॉलो करना है, या आर्यभट्ट और रामानुजाचार्य की मॉडर्निटी को फॉलो करना है। उनको तो हमारे मन मस्तिष्क से पूरी तरह से इस तरह से हटा दिया कि ये कोई पढ़ने वाली चीज है। प्रोग्रेस तो इससे होती है। तो इसके आधार पर भारत के बारे में कुछ मिथ गढ़े गए। उन मिथ्स के बारे में उन्होंने क्या गढ़े और हमारे क्या होने चाहिए। भारत वॉज नेवर अ नेशन। नेहरू ने 14 अगस्त के भाषण में भी कहा था, इंडिया इज अ नेशन इन द मेकिंग। भैया, भारत इज अ स्टेट इन द मेकिंग तो समझ सकता हूं कि नया संविधान बन रहा है, नई राज्य व्यवस्था बन रही है। नेशन इन द मेकिंग कैसे हो सकता है? तो इसलिए राहुल गांधी को भी अचानक सपना पड़ता है कि मेरे नाना ने ही, शायद पर नाना ने ही भारत का इन्वेंशन किया था। भारत एक खोज, एक वास्को द गामा ने भारत को खोजा, फिर नेहरू ने भारत को खोजा। अरे लेकिन भारत था तो पहले से, गुम थोड़ी गया था कहीं। तो इंडिया इज नेशन इन द मेकिंग, ये पहला नैरेटिव उन्होंने गढ़ा। फिर क्योंकि ये नेशन इन द मेकिंग है, इसलिए इट हैज नो हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन और नो कल्चर। 1853 में मार्क्स लिखता है, इंडिया हैज नो हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन, इट इज जस्ट अ हिस्ट्री ऑफ इन्वेजन्स, प्लंडर्स एंड लूट्स। तो उससे पहले इतना सभ्यता का जो जीवन था, मोहनजोदड़ो का हो, वहां से लेकर रामायण महाभारत कालीन हो, पुराण कालीन सारे ज्योग्राफिकल रेफरेंसेस मिलते हैं, वहां से लेकर विजयनगर के साम्राज्य तक हो, वो क्या था। लेकिन हमको ये हमारे सबकॉन्शियस में ये बिठाया गया, आपकी तो कोई हिस्ट्री नहीं है, आपको तो कोई कल्चर ही नहीं है। आप जींस पहन के पैंट शर्ट, मतलब मेरा ऑप्शन नहीं, मैं भी जींस पहनता हूं, लेकिन वो पहनते हो तो आप मॉडर्न हो, यह प्रॉब्लमेटिक है। तो ये दूसरा मिथ गढ़ा गया। फिर तीसरा मिथ गढ़ा, भारत इज अ कंपोजिट कल्चर, वी आर अ मल्टीकल्चरल नेशन, वी हैव डाइवर्स कल्चर्स। भैया, कल्चर्स कैसे डाइवर्स होता है? क्योंकि उनके लिए कल्चर का मतलब भाषा है, कल्चर का मतलब केवल पहनावा है। तो आप लुंगी पहनते हो तो आपका कल्चर अलग है, आप धोती पहनते हो तो आपका कल्चर अलग है, आप जींस पहनते हो तो आप, कल्चर उससे थोड़े डिफाइन होता है। संस्कृति जिसको कहते हैं, सम सम करोति इति संस्कृति, जो आपको सम और असम, सत्य और असत्य, इसके बारे में सही गलत का विचार करने की क्षमता देते हैं, उसको संस्कृति कहते हैं। तो कल्चर आपके पहनावे पर नहीं होता है, आपके पहनावे के, आपके
आचार विचार के पीछे का जो थॉट है, उसके आधार पर आपकी संस्कृति होती है। क्या भारत में भूमि के प्रति आधार एक ही है? क्या भारत की प्रकृति को देखने की दृष्टि एक ही है? क्या भारत की रिलीजन को देखने की दृष्टि एक ही है? सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप में से भी बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग होंगे। उन हर राज्य में अपने अपने नाम से सेलिब्रेट होने वाले तीज त्योहार होंगे। भारत जितने नववर्ष पूरे विश्व में कोई देश नहीं मनाता, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति को आप पूछ लीजिए कि आप नया वर्ष क्यों मनाते हो, तो वो आपको 2-3 कॉमन चीजें भारत में हर भाषा में बताएगा। तमिलनाडु में पूछ लीजिए पोंगल क्यों मनाते हो, असम में पूछ लीजिए बिहू क्यों मनाते हो, पंजाब में पूछ लीजिए बैसाखी क्यों मनाते हो। वो आपको उत्तर एक ही देगा कि भाई सूर्य का एक चक्र पूरा हुआ, सृष्टि की शुरुआत इसी समय से हुई थी, ऐसी हमारी मान्यता है। हमारा खेत खलियान का नया सीजन शुरू हो रहा है, पहला हल चलाने से पहले हम इसको चलाते। दिवाली क्यों मनाते हो भाई? हमारा एक सीजन समाप्त हुआ, माल बाजार में चला गया, उसका पैसा हाथ में आ गया, आज हम अभी ये हमारा स्लैक सीजन है। राम जी आए उसके साथ अयोध्या में, ये कहानी जरूर जुड़ी हुई है, लेकिन उसके साथ एक प्रकृति का चक्र जुड़ा हुआ है। अनपढ़ व्यक्ति आपको बताएगा, इंग्लिश पढ़ा वाला बताएगा, अरे दीज आर जस्ट फैशंस, मिथ्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है। ये दिवाली और होली जो है ना, ये एंटी एनवायरमेंट फेस्टिवल्स। अरे भैया वो प्रकृति के साथ जुड़े हुए फेस्टिवल्स है, एंटी एनवायरमेंट कैसे हो सकते हैं? लेकिन उसके पीछे का साइंस हमने भुला दिया। तो हमेशा मैं ये पूछता हूं कि इज इंडिया रियली हैव डाइवर्स कल्चर्स और वी हैव अ यूनिक कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी? हम विविधता का उत्सव मनाने वाली समान संस्कृति है। हमारे लिए गंगा गंगा है, इसलिए तमिलनाडु का व्यक्ति भी काशी पहुंचकर हर हर गंगे करता है। और रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है, उसका हर पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाला पुजारी जो है वो उत्तराखंड से जाता है। और फिर भी आप कहते हो आप राष्ट्र का हो। अरे राजा अलग अलग रहे होंगे, भाषाएं अलग अलग रही होंगी, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि हमारी राष्ट्र की संकल्पना एक नहीं थी। लेकिन हमको यह पढ़ा गया। आर्यन इन्वेजन की हमने चर्चा कर ली। हिंदूज आर सक्सेसर्स ऑफ आर्यंस एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑपरेसर्स and they are also colonizers like in other invaders. Dravidian and scheduled tribes are a different nation because they are the original inhabitants of this land. Dharma and religion, state and nation are coterminants. Sanskrit is a dead language. There was no culture before arrival of British. There was no science, technology, no education, only religious education limited to Brahmins. अब वो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट करके गया, ऑंगस मेडिसिन नाम का एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिलेनिया नाम से उसने पुस्तक लिखी। हर प्रदेश में ओरिजिनल सोर्सेज जाकर पूरे विश्व में जाकर वो घूमा और उसने ये लिखा कि पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी के मध्य तक पूरे विश्व में 50% का वर्ल्ड जीडीपी का शेयर केवल दो ही सभ्यताओं के बीच में रहा, एक भारत और दूसरा चाइना। आज फिर से हम उसको रिक्लेम कर रहे हैं। कभी भारत का 25% रहा, कभी चाइना का 25% रहा, कभी भारत 30-32% तक गया, चाइना 20-22 तक आ गया, लेकिन ब्रिटिश आए तब 23% तक हमारा वर्ल्ड जीडीपी का शेयर था। अब मुझे कोई समझदार आदमी, अच्छा मैं फिर से कह रहा हूं, ये ऑंगस मेडिसिन लिखता है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री के आधार पर, प्राइमरी सोर्सेज के आधार पर लिखता है। ओईसीडी की वेबसाइट पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है, आप चेक कर सकते हो। अब मुझे कोई समझदार आदमी ये बताए कि भारत पिछड़ा हुआ था, भारत केवल जातियों में बटा था, किसी को शिक्षा नहीं थी, विज्ञान तंत्रज्ञान नहीं था,
कुछ भी आता जाता नहीं था भारत के लोगों को, सब ब्रिटिशों ने ही आकर पढ़ाया। तो हम दुनिया को बेचते क्या थे? 25% का शेयर कहां से आता था? इतना खाना तो बेचते नहीं थे, बल्कि हमारे यहाँ अन्न बेचा ही नहीं जाता था। हम कॉटन बेचते थे क्योंकि उससे वस्त्र बनते थे। हम सीड्स बेचते थे जिससे ऑयल बनता था। लेकिन भारत का किसान तो अनाज नहीं बेचता था, तिलहन बेचता था। तो बाकी क्या बेचता था? तो भारत में, मैं मेघालय में अभी 6 महीने पहले गया था। चेरापूंजी के पास एक आर्कियोलॉजिकल साइट का एक्सकेवेशन हुआ है। 1500 साल पुरानी आयन की भट्टियां मिली है, जहां पे लोह, पोलाद, मॉडर्न स्टील जिससे बनता है उसका प्रोसेसिंग होता था। ये 1500 साल पुरानी मिली है। बस्तर के जंगलों में जाइए, सबसे ज्यादा पंचधातु की वस्तुएं, मेटलर्जी का मोस्ट एडवांस साइंस पंचधातु माना जाता है। लेकिन बस्तर के जंगलों में रहने वाला जनजाति का व्यक्ति वो उज्जैन तक माल भेजता था। उज्जैन में एक 11वीं शताब्दी का एक एक्सकेवेशन मिला है, इंस्क्रिप्शन है। एक महिला 1100 व्यापारियों का एक कंसोर्शियम चलाती थी और बाली के पुरी के रास्ते बाली तक उस माल का एक्सपोर्ट करती थी। तो ये एक मिथ भारत के बारे में गढ़ा गया। हमको क्या करना है? इसको बदलना है तो हमको क्या करना है? नेक्स्ट, हमको यह प्रश्न अपने आप को पूछना है, इज इंडिया इज अ मल्टीनेशनल स्टेट विथ कंपोजिट कल्चर, और भारत हैज बीन अ मल्टी स्टेट नेशन विथ अ यूनिक कल्चर? दूसरा प्रश्न पूछना है, इज भारत अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी और सोसाइटी विथ अ मल्टी डायमेंशनल कल्चर? हिंदू इज अ रिलीजन और हिंदू इज अ सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन द फंडामेंटल ऑफ स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी? मैं मानता हूं भारत का यूएसपी कुछ है और भारत के युवाओं को इस पर सबसे ज्यादा बोलना, लिखना, पढ़ना चाहिए। क्योंकि ब्रिटिश लोग अपने आप को कहते हैं हमने दुनिया को क्या दिया? तो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई तो वो कहते हैं हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस की कंसेप्ट दी। अमेरिका वाले कहते हैं अमेरिका इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमने इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दी। भारत अकेला ऐसा देश है जो पूरे विश्व को स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की कंसेप्ट दिया है। पूरे दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए और मुझे कोई भी ऐसी जगह दिखाइए जहां पे एक से ज्यादा भगवान एक ही पूजा घर में दिखते हो, या उनमें से मैं किसी को नहीं मानता इसलिए मैं अपना नया भगवान उसमें जोड़ देता हूं, या तो फिर मैं यह भी कहता हूं कि भाई मुझे भगवान मानना ही नहीं है, या तो फिर मैं एक को किसी को गुरु ही मान लेता हूं और उसी को अपना भगवान मानता हूं, और यह सब कुछ नहीं चला तो मैं अपने आप को ही भगवान डिक्लेयर कर देता हूं और एक नई दुकान खोल लेता हूं, और फिर भी उसके लिए मुझे कोई मारेगा नहीं, जलाएगा नहीं कि भाई तुमने मेरी भगवान की कंसेप्ट को क्यों नकारा। यह पॉसिबल केवल और केवल भारत में है। भारत इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। जेरूसलेम में लड़ाई चल रही है अभी। किस बात की लड़ाई है? सारे अब्राहम के ही वंशज है। एक जेकब को मानते हैं, मोजेस को मानते हैं, एक जीसस को मानते हैं और एक प्रोफेट मोहम्मद को मानते हैं। ये तीनों अब्राहम को मानते हैं, लेकिन कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। उस जगह को लेकर लड़ाई किस बात की है? कि मेरा ही सही, मेरे सिवा और कोई नहीं। और भारत की विशेषता क्या है? मेरा भी सही, तेरा भी हो सकता है। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। यह भारत की विशेषता, यह भारत का यूएसपी है।
और इसीलिए हिंदू व्यू ऑफ रिलीजन इज ऑल एम्ब्रेसिंग, नॉट एक्सक्लूसिविस्ट। भारत में ही केवल इस्लाम में कब्र भी पूजी जाती है, दरगाह भी पूजे जाते हैं, अरबस्तान में नहीं पूजा जाता। भारत में ही केवल कव्वाली गाई जाती है, क्योंकि भजन गाते गाते कव्वाली गाने लगे हैं। अरबस्तान में कव्वाली ये कुफ्र है। गोवा में मैं गया था, वहां पे तो अद्भुत दृश्य देखा, वो शायद पोप को भी चक्कर आ जाएगी, वहां पे जीसस की आरती गा रहे थे। ये केवल भारत में संभव है, क्योंकि हमने ईश्वर के एकत्व को विविधता में साकार होना स्वीकार किया है। इसलिए मैंने बार बार जो कहा ना कि वी आर नॉट अ कंपोजिट कल्चर, वी आर अ यूनिक कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। हम मानते हैं कि मूल एक है, उसका आविष्कार अलग अलग है। अलग अलग भाषाओं में अद्वैत सिद्धांत हो, द्वैत सिद्धांत हो, शैव हो, वैष्णव हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, कोई भी हो, वो मत संप्रदाय कालानुरूप विकसित हुए। तो रसखान भी अपना भाष्य करते करते कब कृष्ण लीला पर चला गया उसको भी नहीं पता चला। तो इसलिए हमको इस मूल को ठीक से समझना, मैं इतिहासकारों को बहुत बार ये चैलेंज कर चुका हूं, आज भी करता हूं, आप लोगों को ये लाइफ का चैलेंज मानकर चलिए। 1940 से पहले कभी भी कहीं पे भी भारत में भाषा के आधार पर युद्ध हुआ हो या भारत के दो समुदाय लड़े हुए हो, ऐसा मुझे इतिहास के संदर्भों में दिखा दीजिए। इट वॉज अ कंप्लीट ब्रिटिश क्रिएशन, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। बल्कि मैं अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के 350 वर्ष राज्याभिषेक के पूर्ण हुए, तो उन्होंने एक राज्याभिषेक राज्य व्यवहार कोश बनाया। क्या होता है राज्य व्यवहार कोश? अबे आप हिंदी में बोलो कहते हो और फिर कहते हो समझ में नहीं आता। डिक्शनरी ऑफ गवर्नेंस कहते हैं शुद्ध हिंदी में, उसको कहते हैं राज्य व्यवहार कोश। राज्य कैसे चलेगा उसकी एक ग्लोसरी, एक डिक्शनरी बनवाई शिवाजी महाराज ने, और उसका इंप्लीमेंटेशन करने के लिए वो एक आज्ञा पत्र निकालते, एक ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर, जीओ, गवर्नमेंट ऑर्डर निकालते हैं कि भाई हर 20 मील पर भाषा बदलती है, तो मेरे आदेश सामान्य लोगों को समझ में आए, इसलिए हर 20 मील पर एक ट्रांसलेटर अपॉइंट करो। उतना ही काम है राजा का। भाषा के आधार पर भारत में कोई भी स्टेट नहीं बना। ये तो सारी झमेला ब्रिटिश करके गए और स्वाधीनता के बाद हम उस पर लड़ रहे। बाबा साहब आंबेडकर इसीलिए कह के गए कि वन स्टेट वन लैंग्वेज इज फाइन, बट इज इट नेसेसरी टू हैव वन लैंग्वेज वन स्टेट? क्योंकि उनको यह पता था कि एक भाषा के आधार पर एक राज्य बना तो ये आगे भाषिक आधार पर पृथगात्मकता का, सेसेशनिस्ट मूवमेंट का आधार बनेगा, अलग राष्ट्रीयता का आधार बनेगा। हम तमिल है इसलिए अलग है, हम तेलुगु है इसलिए अलग है, मराठी है इसलिए अलग है, ये भाषिक आधार पर बनेगा। 2-3 मराठी भाषिक स्टेट रहे, 2-3 तमिल भाषिक रहे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो भारत की दृष्टि ये कॉमन मदरलैंड, कॉमन कल्चर एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स फेथ्स, इन 3 आधार पर भारत की मूलभूत संकल्पना रही। द आइडिया ऑफ भारत इन 3 आधार पर रहा है: समान मातृभूमि, समान संस्कृति और विविधता का व्यवहार रहते हुए भी एकत्व की भावना। यह भारतीयता के मूल सूत्र रहे हैं। ब्रिटिशों ने इसको रिवर्स कर दिया। वी वेर डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट विथ यूनिफाइड राष्ट्र, ब्रिटिश क्रिएटेड द सेंट्रलाइज्ड स्टेट विथ डिवाइडेड नेशन विथ यूरोपियन पैराडाइम। हमको करना यह है कि हमको यूरोसेंट्रिक थिंकर्स, आइडियोलॉजीज, थिंक टैंक्स, इन्होंने ये कॉलोनियल मिथ्स जो स्वाधीन भारत में परपेचुएट किए हैं, इनको रिवर्स करना है।